हो जाते सर। ओके सर, ओके। गुड मॉर्निंग सर, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, तो फिर बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हम लोग आज जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ में ट्राइब्यूनल के बारे में बात करेंगे। सर क्या ट्राइब्यूनल या ट्रिब्यूनल? सर कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। सर ट्राइब्यूनल क्या करता है? आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर ट्राइब्यूनल क्या करता है। सर ट्राइब्यूनल क्या करेगा? विचार करेगा। विचार समझते आप लोग? एडजुडिकेट करना मीन्स जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन ये जो मैं बात अभी आपसे कर रहा हूँ सर, ये बेसिकली कंपनी लेवल पे। कंपनी लेवल में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर मैं अभी अभी जस्ट अभी आपको अगर मैं गूगल में लेके जाऊँ, गूगल में लेके जस्ट मैं लिखूंगा NCLT और आपको मैं कुछ न्यूज़ दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि आज के डेट में मार्केट में NCLT के पास कितना केस बन रहा है। ठीक है, इवन आप डे टू डे लाइफ में अगर आप इसको फॉलो करोगे, आप हमेशा कोई ना कोई केस देखते ही रहोगे कि भाई इसने NCLT में केस कर दिया, उसने NCLT में केस कर दिया। ठीक है, तो CS एग्जीक्यूटिव लेवल एज वेल एज CSEMA फाइनल लेवल में इस चीज को बताया जाता है सर। ठीक है, और ये बहुत ही वाइटल एक मतलब चैप्टर भी माना जाता है फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर प्रैक्टिस पर्पस, एग्जाम पर्पस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सर। तो चलो मैं आपको सबसे पहले इसका पूरा रफ आइडिया देता हूँ और आपको एक एक करके मैं पूरा बताता हूँ। तो चलो, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? हुआ है स्क्रीन शेयर? हाँ सर। तो जैसे अगर मैं आपके सिलेबस के अंदर जाऊं एग्जीक्यूटिव में, जस्ट देखो सर, सोर्स ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशंस, इनका तेरे কিছু আবার নেটওয়ার্কের ঝামেলা করেছে কি রে স্নেশ? বেরিয়ে যাচ্ছিস কেন? স্নেশ আওয়াজ পাচ্ছিস আমার? अच्छा देखो सर, तो ये बेसिकली चैप्टर 12 के अंदर आता है सर, चैप्टर 12। बाकी सब हम लोगों ने कर लिया। अगर कोई एक्ट में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा फिर से। स्पेशल कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स अंडर कंपनीज एक्ट एंड अदर लेजिस्लेशंस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स, प्रोसीड्यूर्स बिफोर ट्राइब्यूनल्स, पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, पावर ऑफ पनिश और कॉन्टेम्प्ट ऑफ ओवरव्यू ऑफ NCLT, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। सर एक सवाल आपके मन में जरूर चल रहा होगा, सर क्वासी जुडिशियल, सर ये क्वासी जुडिशियल है क्या? सर क्वासी जुडिशियल मतलब जज के हाथ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आम कोई भी कॉमन पब्लिक के थ्रू से ऑर्डर पास किया जाता है। दैट इज अ सिस्टम ऑफ क्वासी जुडिशियल। मतलब डायरेक्ट कोई जज वगैरह होके ऑर्डर पास करेगा, जजमेंट देगा, ऐसा नहीं होगा। NCLT या NCLAT में जो भी कुछ होता है एक बॉडी फॉर्म करके कोई भी जिनके पास नॉलेज हो, ऐसे कोई भी नॉलेजेबल पर्सन के थ्रू से ऑर्डर पास किया जाता है। हाँ, उसका भी पूरा रूल्स रेगुलेशन है कि कौन मेंबर बन सकता है, कैसे कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली चलता है। तो आपको मैं क्वासी जुडिशियल के कॉन्सेप्ट में भी आगे आगे बात कर दूंगा कि क्वासी जुडिशियल और नॉर्मल स्टैट्यूटरी जो रूल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो कोर्ट सिस्टम होता है वो कितना अलग है। ठीक है, तो उसका भी एक डिफरेंस है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, नॉर्मल सिस्टम ऑफ लॉ और क्वासी जुडिशियल सिस्टम, जो बेसिकली NCLT का जो कॉन्सेप्ट है, कैग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑथोरिटी मतलब इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स एपिलेट। आप लोगों को मैं IAT के बारे में भी बोला था। अगर जो लोग ग्रुप 2 के भी क्लास करते हैं, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल ग्रुप 2 या फाइनल लेवल में जो लोग क्लास करते हैं, तो उनके लिए SAT के बारे में बात करता हूँ, सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो मतलब सेबी का बात कर रहा था सर मैं। तो ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ बेसिकली, ये एपिलेट ट्राइब्यूनल्स जो है ना सर, ये बेसिकली क्वासी जुडिशियल सिस्टम में काम करता है। तो ये सब तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बट सबसे पहले आपको मैं NCLT और ट्राइब्यूनल्स का क्या कॉन्सेप्ट है जो कंपनीज के केस में आप लोगों के लिए सबसे वाइटल है सर, कंपनीज एक्ट रिलेटेड मैटर। ठीक है, सो चलो सर कंपनीज एक्ट रिलेटेड मैटर पे ही आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये ट्राइब्यूनल काम करता है। अच्छा, ट्राइब्यूनल क्या करता है, कैसे काम करता है, इसका तो पूरा एक एक बात मैं नोट्स के थ्रू से भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू भी आपके सामने रखूंगा, अंडरस्टैंडिंग नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड इट्स पावर्स। ठीक है, इसका भी मैं बात करूंगा, कब से आया है, कौन लाया है, क्या काम है इसका, ये सब चीज आपको पता चल जाएगा। बट एक सिंपल से एग्जांपल देने से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सर।
ये एनसीएलटी एनसीएलटी, ठीक है, ये लोग क्या है, कौन है, कैसे काम करता है। तो जस्ट मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सर एनसीएलटी न्यूज में आज क्या है। रोज कुछ ना कुछ रहता है सर। जैसे आई होप कि आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में जूरिस्प्रूडेंस जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को अमेजन का केस बताया था। अमेजन फ्यूचर और क्या नाम है कंपनी का, बिग बाजार, जिसको लेके अमेजन फ्यूचर और रिलायंस, उसमें भी एनसीएलटी का डिस्कशन हुआ था। याद है क्या? प्लीज टेल मी सर। आप लोगों को अमेजन का केस मैंने क्लास में बहुत बार उसका केस स्टडीज किया था कि क्या चल रहा है हाँ सर। अमेजन में, क्या हुआ है कि अमेजन में, अमेजन के साथ बिग बाजार का क्या प्रॉब्लम है। फिर से प्रॉब्लम हो गया है, इवन अभी तो बिग बाजार बोल रहा है कि वो लिक्विडेशन पे जाएगा, ठीक है, ऐसा बात चल रहा है। तो उसमें भी एनसीएलटी ने कुछ बोला, ठीक है, कि एनसीएलटी ने बोला बिग बाजार को, मतलब फ्यूचर ग्रुप को, कि थोड़ा सा देख लो, ठीक है, थोड़ा सा देख लो, तो उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा लिक्विडेशन के बारे में, স্যার मतलब এখন इंस्टॉल। স্যার লিকুইডেশনে যদি যেতে হয় এখন সেক্ষেত্রে তো স্যার বেচে দিয়ে মানে বিগ বাজার তো স্যার রিলায়েন্সকে তো বেচে দিয়ে তো সে টাকা নিয়ে নিয়েছে। वो पैसा जो भी दिया है, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस अभी पेंडिंग है, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस अभी पेंडिंग है, दे दिया है। लेकिन बेसिकली देख, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मैटर पेंडिंग रहता है, तब तक वो पूरा मैटर कंप्लीट नहीं होगा, मतलब कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। बिकॉज केस चल रहा था ना, तो उसमें इंजंक्शन लग गया है, तो वो पूरा सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो वो सेटलमेंट हो जाएगा। ये देखो ना, एनसीएलटी allows future retail more time to file reply to insolvency plea. Amazon moves application says future retail and banks are colluding to deny its rights. ठीक है, अब फिर से Amazon आ गया बीच में, बिकॉज Amazon तो शुरू से ही झमेला में है इसका, ठीक है। ये देखो सर, मुंबई बेंच ऑफ नेशनल, ये बेंच क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली बेंच और कुछ नहीं, जो कोर्ट में जो जज का जो एरिया होता है जहां से पूरा जज डिसीजंस लेते हैं, दैट इज बेसिकली बेंच। अब बेंच में नंबर ऑफ मेंबर्स वगैरह भी होता है, ठीक है। तो बेंच वाइज सर भारत में कितना, कौन से जगह में कितना बेंच है, ठीक है, कहाँ कहाँ कितना, बेसिकली ब्रांच की तरह सोच सकते हो आप, ठीक है। द मुंबई बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी Thursday gave Future Retail more time to file its reply to insolvency petition moved by Bank of India against company under Section 7 of Insolvency and Bankruptcy Code. अब एक बात सर देखो, एनसीएलटी के पास मैक्सिमम ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जाता है, मतलब जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उसके ऊपर ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लग जाता है। मतलब बेसिकली बैंक का मार्केट में लोन बहुत हो जाता है, वो अपने आप को बैंक्रप्टेड हो जाता है, तो बैंक्रप्टेड हो जाएगा तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अब इस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जब हो जाएगा ना, तो कंपनी का एसेट्स जिसको जिसको मिलेगा, कंपनी का मार्केट में जिसके पास पैसा बाकी है, ठीक है, वो हर कोई पैसा लेने आएगा। तो जो बेसिकली लोन प्रोवाइडर है उनको पहले मिलेगा। देखो ना, बैंक ऑफ इंडिया ने बोला ना, तो बैंक ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए, वो पैसा लोन दिया था तभी वो बोला, पिटिशन फाइल किया। तो बैंक ऑफ इंडिया हैज साउट एडमिशन ऑफ इट्स इंसॉल्वेंसी पिटिशन अगेंस्ट फ्यूचर रिटेल एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स आईआरपी। द मैटर विल बी नेक्स्ट हर्ड ऑन जून 6। Separately, Amazon has moved an intervention application under Section 65 of IBC in the matter, a move that is opposed by Bank of India on the ground that US Commerce Giant does not have any locus on the matter as it is not a creditor of Future Retail. समझ में आता है सर? लोकस मतलब मेन पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली अमेजन भी बीच में पड़ गया, ठीक है, लेकिन अमेजन बोल रहा है कि मतलब बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया लेंडर है, ठीक है। तो फ्यूचर रिटेल में जो लोन दिया है ये एज पर कंपनीज एक्ट में भी हम लोग देखते हैं सर, और अकाउंट्स में भी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी। मैंने आपको बहुत बार बोला, जब एक कंपनी बैंकरप्टेड हो जाता है, ठीक है, जब एक कंपनी लिक्विडेशन करता है, लिक्विडेशन करना कोई अच्छा बात नहीं है सर, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक बात है और बहुत ही मतलब दुख की बात है, ऐसा मैं बोलूं आपको, ठीक। बिकॉज कोई भी कंपनी बंद हो जाए, कोई बिजनेस बंद हो जाए, ये हमेशा एक नेगेटिव बात है। तो अगर फ्यूचर रिटेल बंद हो जा रहा है या इसका लिक्विडेशन हो रहा है, तो जब फ्यूचर रिटेल लिक्विडेशन होगा या फ्यूचर रिटेल को जब बंद किया जाएगा, तो सबसे पहले फ्यूचर रिटेल से जिनको जिनको पैसा मिलेगा, ठीक है, वो लोग लाइन लगेगा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली लेंडर लाइन में खड़ा होता है सर, है ना। उसके बाद प्रेफरेंशियल वाले आएंगे और उसके बाद लास्ट में इक्विटी वाले आएंगे। अब अमेजन कौन से लेंडर, मतलब किस तरह के शेयर होल्डर है, लेंडर है कि नहीं, ये सब अभी प्रूफ का बात है। बट मैं जितना जानता हूँ अमेजन कोई लोन प्रोवाइडर नहीं है, स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है। अब प्रेफर्ड है कि इक्विटी है, वो तो अंदर का बात है, बोर्ड का बात है, वो क्या मतलब उनको पता है कि वो किस तरह का मेंबर है, या तो इक्विटी टाइप में है या तो प्रेफरेंशियल टाइप में है। बट वॉट एवर, बट बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियसली बैंक है, लोन ही दिया था, इसीलिए उसने फाइल किया।
बिकॉज उनको पैसा चाहिए और फ्यूचर रिटेल का बिजनेस पूरा खत्म के हालत में है, मतलब खत्म हो गया है एक तरह का। अगर रिलायंस को दे देता, बट रिलायंस के साथ भी कुछ चक्कर चल रहा है, सब कुछ मिला के एक पूरा खिचड़ी पक चुका है सर। अब एनसीएलटी फ्यूचर को यही बोल रहा है कि देखो भाई, लिक्विडेशन से पहले फिर से सोच लो, ठीक है, फिर से सोच लो कि अगर कुछ हो सके कुछ दिन बाद इंसॉल्वेंसी फाइल कर देना। इंसॉल्वेंसी फाइल कर देने के बाद कंपनी को टोटली बंद कर दिया जाएगा और बंद करके इसका एसेट्स को सेल करके पूरा प्रोसीडियर को कंप्लीट किया जाएगा। दैट इज द मेन मोटो ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। ये हमेशा उस लास्ट मैटर होता है सर, इट्स ऑलवेज ए एंड मैटर। मैं आपको और एक केस दिखाता हूँ, ये कल का न्यूज़ है, ठीक है, मैं कल ही ये न्यूज़ देखा था, ठीक है, शेयर मार्केट के बारे में कुछ मतलब बेसिकली स्टडी कर रहा था कि कंपनी के बारे में, तो अचानक से मेरे को न्यूज़ दिख गया और मैं एक बार रीड कर लिया। मैं सोचा कि आज अगर क्लास में मैं एनसीएलटी पढ़ाऊंगा तो ज़रूर इसके बारे में बात करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें सर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मूव्स एनसीएलटी अगेंस्ट रेडियस एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक एनबीएफसी है ना सर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और हाउसिंग फाइनेंस में एक बड़ा नाम है सर इंडिया बुल हाउसिंग। इसका शेयर भी मार्केट में एक टाइम पे बहुत अच्छा था। अभी इंडिया बुल का क्या सिचुएशन है देख लो। एक टाइम पे मैंने इससे अच्छा खासा पैसा मतलब कैपिटल गेन हुआ था मेरा। इंडिया बुल हाउसिंग अभी बहुत खराब हालत में जा रहा है सर, अब देख सकते हैं क्या हालत हुआ है इसका, ठीक है। तो नॉट अ गुड सिचुएशन कंपनी का, लास्ट 5 साल में धड़ाधड़ गिरते गया है इंडिया बुल हाउसिंग। तो अब ये देखो, अब इसका क्या प्रॉब्लम है, क्यों बिजनेस का ऐसा सिचुएशंस कब हो जाता है। अब मैं इंडिया बुल फाइनेंस में भी आपको देखो सर, ये फंडामेंटल एनालिसिस का मैटर है, कंपनी को एनालाइज करना स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जब आप लोग एफएम पढ़ेंगे या फिर आप स्टॉक मार्केट क्लास में फंडामेंटल्स या रिसर्च एनालिस्ट का जो लोग पढ़ाई करते हैं एनआईएसएम का, उनको पढ़ाना जरूरी हो जाता है सर। या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, या एसएफएम जो होते हैं सर, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब जगह में मुझे ये सब मौका मिलता है बताने के लिए। फिर भी क्या है ना, हर एक चीज कनेक्टेड होता है तो कहीं ना कहीं मैं बोल देता हूँ। लेकिन सर अभी फंड फंड मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस पे नहीं जा सकते, बट आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि कंपनी का सिचुएशन इतना खतरनाक कैसे हो गया और ये एनसीएलटी के पास क्यों जा रहा है, ठीक है, सब कनेक्टेड है ना सर। कंपनी का सिचुएशन खराब होने के पीछे क्या वजह हो सकता है, एनसीएलटी के पास जाने के पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है जो फाइनेंशियल रीजन ही होता है। तो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज अप्रोच्ड द डेडिकेटेड बैंक्रप्सी कोर्ट ऑन फ्राइडे, ठीक है, प्ली टू एडमिट मुंबई बेस्ड रियलिटी डेवलपमेंट फर्म रेडियस एस्टेट प्रोजेक्ट्स। सर मैं आपको पहले ही न्यूज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये क्यों पढ़ना है, और इसके पीछे का एक एक कारण आपको समझ में आ जाएगा। और कोई भी केस जब भी आप लिखोगे ऑटोमेटिकली, ये सब रियल लाइफ केसेस हैं, और कोई भी केस स्टडीज क्वेश्चंस को आप जब भी रीड करोगे आप इजीली समझ जाओगे, अच्छा भाई ये केस हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं केस स्टडीज के तौर पे करंट टाइम पे जो चल रहा है मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कनेक्टेड हो जाओ। लॉ बेसिकली समझने लायक होना चाहिए, लॉ समझ में आ जाए तो लिखने में भी उतना दिक्कत नहीं होगा। तो केस क्या बना देखो सर, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में रेडियस एस्टेट के साथ इनका क्या प्रॉब्लम है। द रियलिटी फार्म ओज ओवर 798 करोड़, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 800 करोड़ का उधार लेके रखा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से। दिस इज द सेकंड सच प्ली filed against the realty development company which is also facing insolvency proceedings in a petition filed by SBI Cap Trustee Company Limited, ठीक है। दिस इज द सेक्शन 7 पिटिशन, ये जो फाइल किया गया ये एक सेक्शन 7 पिटिशन है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, रेडियस ऑन द बेसिस ऑफ एन आउटस्टैंडिंग डेब्ट इन एक्सेस ऑफ 700 करोड़। आर्ग्यूड एडवोकेट नौसर कोहली अपेयरिंग फॉर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जो इंडिया बुल हाउसिंग के फाइनेंस के तरफ से जो कंपनी के एडवोकेट के लिए एडवोकेट के तौर पे वहां पर हाजिर हो रहा है, तो वो बता रहा है कंपनी के लिए। द मुंबई बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल led by Justice P.N. Deshmukh and Anuradha Bhatia adjourned the matter to June 13 for further hearing। अब जून के 13 में इसका फर्दर हियरिंग होगा, ठीक है। खबर रखिएगा सर कि क्या हुआ है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस has extended loans to a few subsidiaries, Radius Developers, ठीक है, मतलब रेडियस डेवलपर्स के कुछ सब्सिडीज को लोन दिया था, एंड मैनेज टू रिकवर मोस्ट ऑफ इट थ्रू द सेल ऑफ द लैटर्स, मतलब किसका, रेडियस डेवलपर का 7 लाख स्क्वायर फीट मार्क्वे ऑफिस प्रॉपर्टी वन बीकेसी इन मुंबई बिजनेस डिस्ट्रिक्ट टू ब्लैकस्टोन ग्रुप, ठीक है। आप समझ रहे हो सर,
मतलब इसके बेसिकली जो लोन दिया था उसका रिकवरी के लिए 7 लाख स्क्वायर फीट का मुंबई में जो ऑफिस है वो प्रॉपर्टी बेसिकली एक तरह का मॉर्गेज के तौर पे आप सोच सकते हो, ठीक है, रिकवर हो जाएगा। तो यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी मेजर ब्लैकस्टोन ग्रुप acquired the property on 2500 crore and India Bull Housing Finance, one of the key lenders of the developer, then was repaid rupees 1650 crore through this transaction, ठीक है। The NBFC is now looking to recover the residual dues in the form of loans and interest thereon from the developer by moving NCLT against some of these subsidiaries, invoking personal guarantee provided by its promoter। मतलब किसी ने सर पर्सनल गारंटी भी दिया था, मतलब आप समझ सकते हो ना, मतलब बेसिकली आप लोगों में स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होता है, अनलिमिटेड गारंटी भी होता है। तो लिमिटेड बाय गारंटी मतलब जो गारंटी लेता है कि भाई कुछ भी हो जाए हम आपका जो पैसा है वो चुकता करेंगे, ठीक है, जो शेयर होल्डर ये बात करते हैं। तो ये इनके पास किसके पास मौका मिला है, ये मौका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास, इंडिया बुल्स के पास मिला है। तो इट इज ईमेल क्वेरी, इटी ने ईमेल किया था रेडियस डेवलपर को, इकोनॉमिक टाइम्स ने, रिमेन अनआंसर्ड टिल द टाइम गोइंग टू प्रेस। On March 28, in a plea filed by SBI Cap Trustee Company, the tribunal allowed an application by Piramal Capital and Housing Finance that opposed the withdrawal of insolvency resolution against Radius State Projects. In this case, Radius Estate Project was admitted under the insolvency resolution laws in a petition filed by SBI Cap Trustee Company on behalf of the debenture holder for a default more than 23 crore. तो और भी अलग अलग केसेस सामने बाहर निकल के आ रहा है। अब देखो आगे देखो सर, बात क्यों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैटर आ जाता है। अब एनसीएलटी में जब कोई केस फाइल होता है तो एनसीएलटी के केस का जो जवाब दिया जाता है वो एनसीएलटी देता है। कंपनीज प्रोमोटर अनिल छबरिया अप्रोच द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, जहां पर आप अपील कर सकते हो। और एनसीएलटी का काम होता है वो पूरा मैटर को डिस्कस करके দাদা, हेलो, তোমার আওয়াজ আসছিল না। हाँ सिद्धि, थोड़ा হ্যাঁ, नेटवर्क আওয়াজ इशू কেটে हुआ है। গেছিল। हाँ अभी अभी आवाज है क्या, थोड़ा नेटवर्क इशू है सर, अभी হ্যাঁ कनेक्टेड हो স্যার। आप হ্যাঁ लोग? দাদা। ओके सर, स्क्रीन शेयर है? হ্যাঁ স্যার। ओके सर, ठीक है। फिर से एक बार प्रॉब्लम हो सकता है, मे भी कुछ लोड शेडिंग इश्यूज है सर, ठीक है, तो नेटवर्क अप एंड डाउन अगर होगा तो और एक बार हो सकता है, डोंट वरी मैं आ जाऊंगा। अच्छा तो एनसीएलटी के थ्रू से पूरा मैटर को सॉल्व करने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। तो एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, ठीक है, ये दोनों के मैटर में आपको जानकारी लेना चाहिए, ठीक है। तो एक हो गया नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और एक हो गया नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो जो भी है वो अपने केस लेके जा सकता है। तो ऐसे डिफरेंट केसेस एनसीएलटी के पास जाता है, एनसीएलटी के थ्रू से सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो ये सिचुएशंस आपको रेगुलर बेसिस में मार्केट में देखने को मिलेगा। सो बेसिकली अभी क्या करना है सर, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको फटाफट एक बार एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे में और नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर देता हूँ, ठीक है। और फिर एक बार एनसीएलटी का पूरा जो पावर है उसके बारे में बात कर देता हूँ। तो चलो सर एक बार बात ही हो जाए, है ना। चलो सर एक बार पूरा मैटर फटाफट देख लेते हैं, एनसीएलटी क्या है, किस तरह से काम करता है। तो जस्ट लुक एट हियर सर, द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, पहले एनसीएलटी को समझते हैं उसके बाद एनसीएलटी समझ जाएंगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो जैसे कि आपको मैं बोला क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होता है सर, इज ए नॉन जुडिशियल बॉडी जो डायरेक्ट लीगल मैटर से जैसे जज वगैरह के थ्रू से जैसे नॉर्मल कोर्ट सिस्टम चलता है वैसा नहीं चलता। इज नॉन जुडिशियल बॉडी व्हिच कैन इंटरप्रेट लॉ, जो एज पर लॉ ही काम करेगा, देश के अंदर जो नियम कानून है उसके मुताबिक ही काम करेगा। It is an entity such as an arbitration panel or tribunal board that can be public administrative agency but also a contract or private law entity which has been given powers and procedures resembling those of a court of law or a judge। मैं अब तो इतना बोल सकता हूँ आपको इन सिंपल तरीके से, जब नॉर्मल कोर्ट सिस्टम का प्रेशर को कम करने के लिए ये क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाया जाता है, जैसे कि एनसीएलटी। समझ में आ रहा है सर? हेलो, इन सिंपल नॉर्मल कोर्ट में हर बात अगर कोर्ट में लेके जाओगे
जैसे आपको मैं सिंगापुर ट्राइब्यूनल का बात कहा था, इंडियन कोड में प्रॉब्लम हो रहा था, सिंगापुर इंटरनेशनल कोड में जाके ट्राइब्यूनल में जाके अमेजन का जो प्रॉब्लम था फ्यूचर ग्रुप के साथ, वो लोग वहां पर चला गया था, लेकिन सिंगापुर कोर्ट ने अमेजन के फेवर में बात किया था। फिर बाद में फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस मैटर को, बेसिकली फ्यूचर ग्रुप मैटर को नहीं माना, फिर से एनसीएलटी पे आया, फिर से वो बात हमारे देश में कोर्ट में चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा खेल हो गया सर। तो हो सकता है यार, जब आपको एनसीएलटी में भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन हर मैटर को, ईच एंड एवरी मैटर को आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लेके जाओगे तो फिर मुश्किल। तो इसीलिए क्वासी जुडिशियल बॉडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। जो भी देश के अंदर जो बिजनेस मैटर है, लाइक टैक्स मैटर्स, कंपनी मैटर्स, ठीक है, ये सब मैटर क्वासी जुडिशियल बॉडी के थ्रू से सोल्यूशन होने का कोशिश किया जाता है। इतना समझ में आया ना सर? हाँ ना बोलिएगा। हाँ सर। ओके सर, तो आगे देखते हैं सर। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया दैट एडजुडिकेट इश्यूज रिलेटिंग टू इंडियन कंपनीज, ठीक है, बेसिकली इंडियन कंपनीज का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं। द ट्राइब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 जून 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वी बालाकृष्णा इराडी। यस, बेसिकली ये इराडी कमिटी जो है, इन्होंने ही कंपनीज एक्ट में इस एनसीएलटी कॉन्सेप्ट को सामने लाया था सर, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा, एक सेकेंड सर, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है तो कभी भी बैटरी मेरा धोखा दे सकता है। मेरा ये वाला सिस्टम का बैटरी बहुत खराब चल रहा है आजकल। थोड़ा सा बैटरी सेवर मोड में डाल दिया। ओके, आप लोगों को देखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। ओके सर, आगे देखो सर। ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर द कंपनीज एक्ट इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशंस। आर्बिट्रेशंस के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल्स में बात किया था, जिसमें अमेजन, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस का जो मैटर था उसमें आर्बिट्रेशन में सिंगापुर आर्बिट्रेशंस का बात, ठीक है। तो जहां पर जाके आप सॉल्यूशंस कर सकते हो, ठीक है, रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशंस, ठीक है। ये देखो सर, आर्बिट्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस एरिया, ठीक है, इज अ वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स आउटसाइड द जुडिशियरी कोर्ट, ठीक है। कोर्ट के बाहर अगर आप मैटर को सुलझा सकते हो तो वो सुलझा लो। compromise, ठीक है, arrangements, reconstructions and the winding up of the companies, ठीक है, shall be disposed of by the NCLT, ठीक है। The NCLT bench is chaired by judicial member, ठीक है, जुडिशियल मेंबर चेयर्ड रहेंगे, मतलब जो बेसिकली इस मैटर को देखेंगे। नॉलेज तो उतना होना चाहिए ना, जो बेसिकली हमारे देश में सपोज टू बी रिटायर्ड और सर्विंग हाई कोर्ट जज एंड ए टेक्निकल मेंबर हु मस्ट बी फॉर्म ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। सर आप लोगों के लिए एक अच्छा जगह है, अगर आप लोग फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करना चाहते हो तो आप आईसीएलएस कैडर के लिए एग्जाम दे सकते हो सर। सर आईसीएलएस के बारे में नॉलेज है आप लोगों को? ये जो गवर्नमेंट का एग्जाम होता है ना सर, यूपीएससी का, जैसे आईएएस, आईपीएस, हाँ सर, वैसा ही इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस का भी एग्जाम होता है, जिसमें बेसिकली ये कॉर्पोरेट लॉ का ही आपको ओवरऑल नॉलेज रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? आपको यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन मैं आपको बस इतना बोलूंगा, पहले सीएस क्रैक कर लो, ठीक है, तो आपको बहुत सुविधा होगा। सीएस क्रैक करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करना है तो आप जरूर प्रिपरेशन ले सकते हो। अरे किसी का शौक है या किसी को करना है तो जरूर आप लोग जा सकते हो सर। ये देखो सर, ये सभी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है, जो एकदम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्विस है आईसीएलएस का, ये जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही सब चीज़ पढ़ना पड़ता है सर, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल यूपीएससी का क्राइटेरिया होता है वो तो है ही, बट जो स्पेशलाइजेशन एरिया होता है उसमें आपको दिस काइंड ऑफ थिंग पढ़ना पड़ेगा। आप चाहो तो सिलेबस गो थ्रू कर सकते हो बाद में। समझ में आया आईसीएलएस वाले? ठीक है, बुझते पार ली रे? ये सब हमेशा याद नहीं रहता, बोलते बोलते बोल देता हूँ। मतलब ऐसे जैसे जो जो जो, जो अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं ना, उनके लिए अच्छा जगह होता है, वो अकाउंट सर्विस में जा सकता है, या फिर आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जा सकते हैं, ठीक है, या फिर कैग में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज होते हैं। सीएमए के लिए भी सेम टू सेम कॉस्ट सर्विस भी एक होता है, ठीक है, इंडियन कॉस्ट सर्विस। सिमिलरली सीएस के लिए भी एक बहुत अच्छा जगह है, दैट इज इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ठीक है।
तो अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करना है तो आप लोग प्रिपरेशन ले सकते हो। और अगर किसी को यूपीएससी क्रैक करके जाना है, बहुत लोग सोचते हैं ना कि सीएस करके क्या होगा, एक काम करते हैं यूपीएससी का तैयारी करते हैं या गवर्नमेंट के एग्जाम का तैयारी करते हैं, करो ना सर, लेकिन स्पेशलाइज बन के करो, बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आपके पास 2-2 डिग्री भी आ सकता है और साथ में आपको मतलब एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बिल्डअप करने का। तो बहुत लोग ना सोचते हैं नहीं प्रोफेशनल नहीं पढ़ना है, मुझे तो सरकारी तैयारी करना है। सरकारी तैयारी का भी एक अच्छा मौका है, इस तरह से करोगे तो पहले चांस मिलेगा, नो डाउट पहले चांस मिलेगा। अगर आप एक क्वालिफाइड सीएस बन के जाते हो या क्वालिफाइड चार्टर्ड बन के जाते हो या क्वालिफाइड सीएमए बन के जाते हो तो नो डाउट पहले आपको मौका जरूर दिया जाएगा। The National Company Law Tribunal is the adjudicating authority for the insolvency resolution process of companies and limited liability partnership under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड है या लॉ है, आप लोग को आगे आगे पढ़ाऊंगा। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ग्रुप 2 में पढ़ाया जाता है सर। ठीक है, ग्रुप 2 में जो आपका बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ पार्ट है उसके अंदर इसको पढ़ाया जाता है। फाइनल में भी इसका काफी एरिया होता है पढ़ने का, सीएस सीएमए तीनों में। अच्छा, तो किस तरह से कंपनी को इंसॉल्वेंसी मोड में लाया जाता है, बैंक्रप्सी मोड में लाया जाता है, पूरा इसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो उसको किस तरह से किया जाता है उसका मैटर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में इंडियन लॉ में इसको बताया गया है सर। ठीक है, तो चाहे वो कंपनी को बंद करना हो, चाहे वो पार्टनरशिप एलएलपी जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कंपनी टाइप में ही है ना सर, कंपनी का ही पूरा कैरेक्टर एलएलपी के अंदर देखने को मिलता है, बस थोड़ा सा पुराना पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट रहता है। No criminal court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter which the tribunal or the appellate tribunal is empowered to determine by or under this act or any other law for the time being in force, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or be taken in pursuance of any power conferred by or under this act or any other law for the time being in force by the tribunal or appellate tribunal। सर एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो यहाँ पर, the tribunal has important एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। The tribunal has 16 benches। ट्राइब्यूनल का करेंटली 16 बेंचेस है सर, 6 at न्यू दिल्ली, 1 being the principal bench, इसमें से एक प्रिंसिपल बेंच रहेगा, एंड 2 बेंच है अहमदाबाद में। मतलब बेसिकली जहाँ केसेस ज्यादा होता है, जहाँ कंपनी रजिस्ट्रेशन ज्यादा है, जहाँ डिस्प्यूट ज्यादा होता है, उसके हिसाब से बेंच बनाया जाता है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली एरिया भारत का सबसे ज्यादा बिजनेस एरिया दिखाते हैं, न्यू दिल्ली या नॉर्थ इंडिया पार्ट। तो न्यू दिल्ली में 6 बेंच है, उसमें से एक प्रिंसिपल्स है, अहमदाबाद में 2, प्रयागराज मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है, मतलब जिसका पुराना नाम है मोस्ट प्रोबेबली मुगल सराय ना, नहीं सॉरी इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज, 1 एट बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई में 2, चंडीगढ़ में 1, बेंगलुरु में 1, कटक में 1, गुवाहाटी में 1, हैदराबाद में 3। विच वन इज दी, अच्छा हैदराबाद का 1 है अमरावती के लिए। अमरावती एक्चुअली न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा का कैपिटल बन रहा है। अमरावती से याद आया अमरावती गौतम बुद्ध के जब भारत में बुद्धिस्ट रिलीजन सबसे ज्यादा हुआ करता था सर, देख लो आज बुद्ध पूर्णिमा है और शुरू में बात भी हो रहा था, अब जरूर ये ध्यान बुद्ध स्टैचू, अभिषेक अगर क्लास में है अभी, अभिषेक गया कभी अमरावती? तो हाँ सर। सर जरूर विजिट करना सर। ये जो आज के डेट में जो इंडोनेशिया और जापान चाइना में जो बुद्धिस्ट रिलीजन का इतना ज्यादा बोलबाला हुआ है सर, इसका मेन रीजन है अमरावती। अमरावती कैपिटल हुआ करता था जब भारत में बुद्धिस्ट रिलीजन सबसे ज्यादा हुआ करता था, और उस टाइम पे गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के बाद जो भी शिष्य उनका बुद्धिस्ट रिलीजन को पूरा दुनिया भर में फैलाया, उसका मेन सेंटर पॉइंट था अमरावती। और जो आज के डेट में आंध्र प्रदेश है, जो प्लान्ड कैपिटल सिटी बन रहा है अमरावती, ठीक है, ये है कृष्णा नदी के पास है सर। ठीक है, आप लोग कृष्णा रिवर का नाम जरूर सुने होंगे, इसका पूरा प्रमाण स्वरूप ये सब देखने को मिलेगा अगर आप कभी भी विजिट करते हो, हर चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत घूमो सर, भारत देखो, भारत जानो, जब तक देखोगे नहीं, जानोगे नहीं, समझ नहीं पाओगे भारत को। मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि बस देखने के लिए और छुट्टी मनाने के लिए जाना, नहीं सर, सीखना बहुत कुछ है, मौका मिलते ही सीखते रहिएगा। बिकॉज क्या जो छुपा हुआ है ना, जो जो आज हम लोग जानते हैं ना, मैं तो कभी कभी यही सोचता हूँ कि कुछ नहीं पढ़ाया गया हम लोगों को जो हमें जानना चाहिए था। ठीक है, ऐसा ऐसा चीज पढ़ाया गया जिसको ना जानने से ही अच्छा रहता। ठीक है सर, चलो वापस आ जाते हैं। ओके, तो अमरावती
अच्छा, वन एट जयपुर, वन एट कोची। एक्चुअली अमरावती भारत का आंध्रा का कैपिटल बन रहा है, वो तेलंगाना और आंध्रा को अलग किया गया ना सर। अच्छा, वन एट जयपुर, वन एट कोची, टू एट कोलकाता, ठीक है, एंड 5 एट मुंबई। तो समझ में आ ही रहा है कि सबसे ज्यादा कंपनी दिल्ली में है, मुंबई बेस एरिया में, उसके बाद कोलकाता, चेन्नई इक्वल कॉन्सेप्ट में रखा गया है, बैंगलोर में है, ठीक है। तो बेसिकली जहां जितना प्रेशर रहेगा उसके हिसाब से बेंच को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। वन ऑफ द टू न्यू बेंचेस अप्रूव्ड टू बी सेट अप, वन ईच इन इंदौर, ठीक है, and Amravati. The Indore bench is yet to be notified, except the bench at Amravati. All the benches have been notified as division benches. अमरावती बेंच को छोड़ के बाकी सबको डिवीजन बेंच ऑलरेडी बता दिया गया। जस्टिस एम कुमार, अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल करेंटली, ठीक है। द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल has the power under the Companies Act to adjudicate proceedings initiated before the Company Law Board CLB, मतलब बेसिकली पहले CLB हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956 जब होता था, ठीक है। तो उस टाइम से कंपनी लॉ बोर्ड, और उसके बाद वो धीरे धीरे NCLT में, CLB बाद में NCLT में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पेंडिंग बिफोर द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्ट्रक्शंस, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज पेंडिंग अंडर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट इन 1985। मतलब बहुत सारे पेंडिंग केसेस जैसे कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्ट्रक्शन, मतलब जो बिजनेस में जो इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है। अकाउंट्स में एक चैप्टर भी होता है सर, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो कंपनी को फाइनेंशियली रिकॉन्स्ट्रक्ट करके बिजनेस को वापस लाने का कोशिश करते हैं। जैसे जेट एयरवेज रिसेंट ट्रेंड में एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। जेट का बिजनेस सिचुएशन बहुत खराब हो गया था, तो उसने बिजनेस को, ऑपरेशन को बंद करके फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट करके वापस आया, ठीक है। सिक इंडस्ट्री, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत सिक इंडस्ट्रीज पुराना पड़ा हुआ है, उनका भी जो भी केसेस वगैरह पेंडिंग है, ये सब मैटर को भी NCLT के अंदर देखभाल करने का जगह मिला है। अच्छा, पेंडिंग बिफोर एपेलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्ट्रक्शन पर्टेनिंग टू क्लेम्स ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, ठीक है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एंड ऑल द पावर प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस कंपनीज एक्ट, ठीक है। जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर पावर है वो सभी चीज NCLT के अंदर देखा जाता है। डिसीजंस ऑफ द ट्राइब्यूनल, ठीक है, अगर ट्राइब्यूनल का जो भी डिसीजन रहेगा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है, ठीक है, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम लग रहा हो, तो वो कहाँ जाएगा? डिसीजंस ऑफ द ट्राइब्यूनल में बी अपील टू द NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal, the decisions of which may further be appealed to Supreme Court of India. अगर NCLAT में भी आपको आपका जस्टिस नहीं लगा, ठीक है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, ऑन ए पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब डिपेंड करता है, हर केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, बट हाँ आपका अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अपील्ड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट इन इट्स एंटायरिटी, ठीक है। तो चलो 2 मिनट हम लोग NCLAT के बारे में देख लेते हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है सर। तो NCLAT का कॉन्सेप्ट समझ में आया सर आप लोगों को? प्लीज टेल मी। मैं इसको इंस्टीट्यूट के मैट में, तो आप इंस्टीट्यूट के मैट में जाओगे तो आपको हर एक चीज जरूर दिख जाएगा, और साथ में मैं शॉर्ट नोट्स भी एक रेडी किया, मैं शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आप लोगों को सब चीज बताऊंगा, बट यहाँ पर मैं अभी थोड़ा विकिपीडिया सोर्स में बता रहा हूँ, ताकि अलग अलग जो भी आज के डेट में कनेक्टेड पॉइंट है, सारा अपडेट भी आप लोगों को मिल जा रहा है। बाकी शॉर्ट नोट्स एंड इंस्टीट्यूट मैट में आप जब भी गो थ्रू करोगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाएगा सर। ओके, NCLAT देख लेते हैं एक बार। NCLAT क्या काम करता है और NCLAT किस तरह से बनाया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। सर, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल मतलब NCLAT जो भी डिसीजंस देते हैं, अगर आपको जिसके साथ जो एग्री पार्टी है, अगर उसको लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है या फिर जजमेंट सही नहीं हुआ है, तो NCLAT में आएगा। इज अ ट्राइब्यूनल व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। NCLAT was formed as a body with an appellate jurisdiction at the same time when NCLT was established as a major reform as per powers granted by the Ministry of Corporate Affairs in India, ठीक है। मतलब सेम कॉन्सेप्ट में बनाया गया, NCLT को बनाया गया पावर देने के लिए कि भाई आपके पास पावर है, आप मैटर को संभाल लो, जो भी कंपनी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। NCLT को भी सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया विद एन एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, आप अपील कर सकते हो NCLT में जाके। The tribunal is responsible, NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal, is responsible for hearing appeals from the order of NCLT. NCLT जो भी ऑर्डर देगा उस अपील उसको सुनने के लिए इसको बनाया गया, जो स्टार्ट हुआ सर 1 जून 2016 को। हाँ, लॉ पास हो गया था 2013 में ही, बट स्टार्टिंग हुआ 1 जून 2016 को, 2016। The tribunal also hears appeals from order issued by the Insolvency and Bankruptcy Board of India. इनका भी जो ऑर्डर होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का भी जो ऑर्डर होता है, उनको भी सुनने के लिए ये है।
under section 202 of the IBC, मतलब Insolvency and Bankruptcy Board of India. It also hears appeal from any direction issued, decisions made or order passed by the Competition Commission of India. Don't worry sir, ये सब सुन के आप लोग ऐसे सोच रहे हो सर ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं सर, ये सब चीजें आप लोगों को ग्रुप 2 में या फाइनल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे सीएस में तो ग्रुप 2 में ही पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। सीएसईएमए के केस में ये सब डिटेल्स कंपटीशन कमीशन, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, ये सभी चीज आप लोगों को एग्जीक्यूटिव या फाइनल में जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मास्टर्स है। तो बेसिकली इनका भी जो भी ऑर्डर है इनको भी रीअपील का मतलब बेसिकली अपील करने का पावर एनसीएलटी के पास है, मतलब उसको एनसीएलटी देखेगा। ऑन 8 नवंबर 2021 जस्टिस अशोक भूषण हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। जीके हो गया सर। हिस्ट्री ऑन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका देख लेते हैं 2 मिनट। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जून 2016 अंडर कंपनी एक्ट 2013। द ट्राइब्यूनल वाज फॉर्म्ड एज an appellate authority to be aggrieved person against the order of National Company Law Tribunal passed under section 61 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The decision of NCLAT, point to be noted, NCLAT जो decision लेगा are applicable in Supreme Court of India. National Company Law Appellate Tribunal has principal bench in Delhi and other one in Chennai. इसका principal bench दिल्ली में है और एक दूसरा है चेन्नई में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एनसीएलटी कैसा है, यह वाइटल पॉइंट हो गया सर। एनसीएलटी का स्ट्रक्चर कैसा है? एनसीएलटी इंक्लूड्स द चेयरपर्सन, 3 जुडिशियल मेंबर, 2 टेक्निकल मेंबर्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए टोटल ऑफ नॉट मोर देन 11 members. Ashok Bhushan, retired judge of Supreme Court, in the current chairman of National Company Law Appellate Tribunal. Qualification for judicial member at National Company Law Appellate Tribunal should be of 50 years old, served at least 5 years as district judge or high court judge, or has a minimum 10 years experience serving any judicial authority. Qualification for technical member at National Company Law Appellate Tribunal should be of 50 years. Any person practicing as a chartered accountant, cost accountant or company secretary for a period of 15 years. Point to be noted sir, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो, ठीक है, 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी टेक्निकल टीम का मेंबर बन सकते हैं। मतलब जिनको बिजनेस का टेक्निकलिटीज पता है सर, ठीक है। जज को बनाया गया है लॉ देखने के लिए, ठीक है। जज जो है वो चेयरमैनशिप करेगा बिकॉज उनको लॉ पता है, उनको जस्टिस सिस्टम पता है, ठीक है। चार्टर्ड को, सीएस को या सीएमए को जस्टिस सिस्टम नहीं पता, ठीक है, कि क्या जस्ट होता है क्या अनजस्ट होता है। लॉ का जो जानकार भी होते हैं और लॉ का जो प्रैक्टिस होते हैं वो लॉयर्स ही हो सकते हैं सर, बिकॉज उनको वेरियस लॉ में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है और डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ के साथ उनको जूझना पड़ता है रियल लाइफ में। दैट इज वाई चेयरमैनशिप में उन्हीं को दिया जाएगा। लेकिन जब बात आता है टेक्निकल मैटर का, ठीक है, तो टेक्निकल मैटर में ऑब्वियसली मैटर कंपनी का है सर, मैटर कंपनी का है, मैटर बिजनेस का है। तो चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी छोड़ के किसको बताएं ये सब मैटर? भारत में और तो कोई है नहीं और होना भी नहीं चाहिए सर। और एक अथॉरिटी बन रहा था ना, आईआईए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग। सर अभी मैटर थोड़ा प्रॉब्लम में है एक्चुअली। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो मोनोपोली में जो प्रॉब्लम हो रहा है ना सर, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये आप लोग रिसेंट जो घोटाला हुआ है, घोटाला देख पा रहे हैं ना, जो आईएएस ऑफिसर लेडीज जो उसको पकड़ा गया, अरे खबर है आप लोगों को? बहुत सारा केस बाहर निकल के आ रहा है, झारखंड के सीएम भी जुड़ गया सर साथ में, देखो क्या क्या निकलते अभी। तो बेसिकली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी सब कुछ पता है, 70 करोड़ के आसपास उनके घर से मिला है और भी ज्यादा खबर मिल जाएगा आस्ते आस्ते, ठीक है सर। अच्छा, और कौन बन सकता है टेक्निकल मेंबर में? एनी पर्सन होल्डिंग दी रैंक ऑफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी। अच्छा, किसी का आवाज नहीं आ रहा है, कनेक्टेड है कि नहीं आप लोग? है सर। यस है सर। हेलो, कनेक्टेड हो? है सर। ओके सर। अच्छा, फॉलोइंग आर दी अच्छा और क्या सर? एनी पर्सन रैंक ऑफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस और इंडियन लीगल सर्विस फॉर मोर देन 15 years। मतलब अगर आप इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ठीक है, मैं आपको जो आईसीएलएस के बारे में बता रहा था, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के आईसीएलएस सर्विसेज में 15 साल से हो तो आप भी कंपनी के टेक्निकल टीम के मेंबर
सर कनेक्टेड, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। है दादा। ओके सॉरी सर, ये बोला था ना सर एक बार होगा बीच में प्रॉब्लम। अच्छा, पावर एंड फंक्शंस में फॉलो द एनसीएलटी ऑर्डर इशूड बाय बेंगलुरु रोड। अच्छा ठीक है, चलो पावर फंक्शंस के लिए मैं नोट्स रेडी किया, मैं बता देता हूँ। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज़ बता दो सर, एनसीएलटी और एनसीएलटी का ओवरऑल आइडिया क्लियर हो गया ना सर? हेलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, बोलो। है दादा। यस सर। अब थोड़ा एनसीएलटी पावर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है सर। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इज द आउटकम ऑफ द इराडी कमिटी। मैं आपको पहले ही बोला इराडी कमिटी, हाँ इराडी कमिटी के बारे में बात करके ही तो हम लोगों ने चालू किया था मैटर को बातचीत करना, ठीक है। तो इराडी कमिटी ने ही बेसिकली इस लॉ को सामने लाया। वी बालकृष्णा इराडी, ठीक है। कौन है सर? सुप्रीम कोर्ट का जज है वी बालकृष्णा इराडी। जानना चाहिए ना, इसे खोज करते रहना चाहिए। Balakrishna Reddy is the judge of Supreme Court of India. He also served as the Chief Justice of Kerala High Court and a President of the National Consumer Dispute Redressal Commission and the Chairman of Ravi and Bias Water Disputes Tribunal. Iradi was also noted for his role in several spiritual, cultural and social organizations. ठीक है, अब ज़्यादा जानकारी के लिए आप इराडी के पेज में जाके इराडी के बारे में खोज खबर ले सकते हो। और सर गुजर गए सर, 2010 में इनका डेथ भी हो गया। 1922, बहुत पुराना लोग है सर। 1922 मतलब आज़ादी के समय का लोग है, तभी इतना दिमाग वाले हैं सर। सरस्वती इराडी इनका स्पाउस थे, ठीक है। ये सब लोग अभी कहाँ मिलेगा सर, आजकल तो किसी को कुछ पता ही नहीं है देश के बारे में। अच्छा सीरियसली सर, एक बहुत बड़ा वैक्यूम, मतलब एक फांका जगह क्रिएट हो जाएगा सर, मतलब हो जाएगा सर। बिकॉज जो पुराने समय का जो लोग है ना, उस जमाने का जो भारत के बारे में जानने वाला, ये लोग जाने के बाद भारत का क्या होगा, मुझे बहुत चिंता है। National Company Law Tribunal is the outcome of Iradi Committee. NCLT was intended to be introduced in the Indian legal system in 2002 under the framework of Companies Act 1956. However, due to the litigation with respect to the constitutional validity of NCLT, which went for over 10 years, therefore it was notified under the Companies Act 2013. ठीक है, it is a quasi judicial authority. मैं आपको quasi judicial authority के बारे में बोल दिया सर, for dealing with corporate disputes that are of civil nature arising under the Companies Act. However, a difference could be witnessed in the powers and functions of NCLT under the previous Companies Act and the 2013 Act. The constitutional validity of NCLT and specified allied provisions contained in the Act were re-challenged. Supreme Court had preserved the constitutional validity of NCLT. However, specific provisions were rendered as a violation of the constitutional principle. NCLT works on the lines of नॉर्मल कोर्ट। भारत में नॉर्मल कोर्ट जैसे काम करते हैं उसी लाइन पे एनसीएलटी भी काम करता है। एंड इज ऑब्लाइज्ड टू फेयरली एंड विदाउट एनी बायस डिटरमाइन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। किसी भी तरह का बायसनेस नहीं दिखा सकते सर, कोर्ट सिस्टम में बायसनेस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। किसी के प्रति बायस होके कभी भी कुछ चीज नहीं हो सकता, सही और झूठ होना चाहिए। क्या बोलते हो सर? हाँ, ये बात हर एक भारतीय को ना दिल पे हाथ रख के बोलना चाहिए कि मैं सच और झूठ के मैटर में बात करूंगा, ठीक है। बायसनेस किसी भी मैटर पे नहीं रहना चाहिए, ना जाति में, ना धर्म में, ना किसी के आधार पे। लेकिन प्रॉब्लम तो वही हो जाता है जब अपीजमेंट चालू हो जाता है। ये कोई एक इसके बारे में बात करते है तो कोई उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए बायसनेस अबाउट एनीथिंग इज ऑलवेज बैड फॉर एनी कंट्री, ठीक है। बायसनेस अच्छा नहीं सर। हाँ, सच और झूठ का जरूर मैटर होना चाहिए कि भाई एक चीज तो सही है, एक चीज तो गलत है। अब सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। एक्चुअली क्या है ना सर, हमारे सोसाइटी में, नॉर्मल सोसाइटी में ये सब जज, कोर्ट, एनसीएलटी तो बहुत बड़ा बात हो गया। हमारे सोसाइटी में हम लोग, कितना लोग ऐसा है सर, बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेगा जो अपने घर पे ही, अपने ही घर में, अपनी फैमिली मेंबर्स के अंदर सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलते। हाँ, इवन मैं क्या बोलूँ सर, इवन अपने पेरेंट्स के भी अगर कुछ गलत हो या फिर बच्चे का अगर कुछ गलत हो तो कम से कम पेरेंट्स अपने बच्चे को बोले कि भाई मेरा बच्चा गलत है, लेकिन नहीं बोलता है। कभी सुना है आपने कि बच्चा ने गलती किया
और माँ बाप बोल रहे हैं नहीं मेरा बेटा गलत है, हाँ कुछ भी हो जाए उसका बेटा गलत नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है सर। गलत तो गलत होता है, लेकिन गलती को मानने वाला हमारे देश में मतलब सोशल स्ट्रक्चर में गायब हो जा रहा है दिन ब दिन। और अगर माँ बाप की भी गलती होता है किसी मैटर पे, तो क्या बच्चा बोलता है कि नहीं मेरा माँ गलत है या मेरा बाप गलत है या फिर मेरे पेरेंट्स से ये गलती हुआ है? नहीं बोलते, बिकॉज ये प्रॉब्लम है सर। ठीक है, तो सही गलत का मैटर सिर्फ सोशल मैटर से जुड़ा हुआ है, और वही चीज जब बड़े मैटर में जाते हैं तो अल्टीमेटली बायसनेस देखने को मिलता है, और फिर हम बोलते हैं ये तो बायस हो गया। लेकिन बायसनेस तो ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए हैं सर। अब क्या बताऊं सर, फिर आप बोलोगे सोशल क्लास थोड़ी है सर। सर सोशल मैटर ही तो है लॉ, और क्या करता है सोशल मैटर को ही तो सॉल्व करता है। हाँ, अब कोई बोलेगा सोशल क्लास नहीं है। NCLT works on the line of normal code of law in the country and is obliged to fairly and without any bias determine the facts of each case and decide which matters in accordance with the principles of natural justice and in the continuance of such decisions. जैसे कंट्रोवर्शियल बात आज के डेट में जो चल रहा है NCLT का नहीं है, NCLT का केस तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया। फिर से एक मुद्दा उठा है सर, ज्ञानवापी मस्जिद। हाँ, अब कोई बोलेगा क्यों जात पात कर रहे हो? अच्छा, ज्ञानवापी मस्जिद का मैटर आज से नहीं, बहुत पुराना मैटर है। ठीक, जैसे राम मंदिर का केस है। अब कोर्ट बोल रहे कि भाई हमें देखने दो कि अंदर क्या है, अगर कुछ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तो फिर देखने क्यों नहीं दे रहा है? प्रॉब्लम है तो देखने दो। कोई बोल रहा है कि भाई इसमें मंदिर तोड़ के बनाया गया, वो तो साफ तौर पे दिख रहा है सर। बनारस में, हाँ काशी में आप कैसे मस्जिद बना सकते हो जो भोलेनाथ का शहर है? हाँ सर, काशी में शिव जी बेसिकली अपने संसार धर्म पालन किया था, और ओल्डेस्ट सर्वाइवल सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, ओल्डेस्ट सर्वाइवल सिटी इन द वर्ल्ड। तो फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वहां पर मस्जिद ऑब्वियसली तोड़ के ही बनाया गया। अच्छा ठीक है, लेकिन आप मंदिर तोड़ के साइड में बना लेते, तोड़ के क्यों बनाए? और आप जब देखने का बात किया जा रहा है तो आप देखने नहीं दे रहे, देखने दो। तो कोई बोलेगा इतना बड़ा मुद्दा क्यों उखड़ रहे हो? अरे सही बात आज का या कल का नहीं है, बात यह है कि सच्चाई का, सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आना चाहिए ना सर। जैसे एक जैन मुनि को पूछा गया, जैन रिलीजन अलग होता है ना सर, जैसे बुद्धिज्म भी थोड़ा अलग होता है, जैनिज्म भी अलग होता है। तो एक जैन मुनि को पूछा गया कि आप क्या चाहते हो कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? आप तो जैनी हो, तो आप बोलो कि भारत जैनी राष्ट्र बने। बच्चे देखो ऐसा नहीं है, ये हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान ऐसे नहीं बना, जो जैनी है वो भी हिंदुस्तानी है। ठीक है, तो उन्होंने हिंदुस्तान का मतलब बताया। हिंदुस्तान का मतलब है जो संघर्ष के साथ जी के एक बहुत सुंदर जिंदगी बनाना पाता है, वही हिंदू होते हैं। ठीक है, ये एक जीने का तरीका है। तो अगर हम लोग इसको रिलीजन के साथ जोड़ देंगे तो मुश्किल है। तो बेसिकली सवाल उठ रहा है कि हमारा जो अस्तित्व है, जिसको समय के साथ साथ नीचे ढक दिया गया, ठीक है, तो वो आज बाहर आना चाहता है, सच्चाई को जानना चाहता है। बट अगर इसको इसके बारे में अगर कोई बात करना चाहता है तो दो दो लोग बोल रहे हैं कि जात पात हो रहा है। इवन जो मुस्लिम स्कॉलर्स है ना, जो सच का मतलब सच्चाई है जिनके अंदर, वो भी डायरेक्टली बोल रहा है कि नहीं, जो सच्चा है उसको स्वीकार करना चाहिए समय के साथ साथ। अब देखो क्या है, अब बात वही है कि सच आज का हो या सच पुराना हो, बट सच तो सच होता है ना सर। बायसनेस अबाउट एनीथिंग किसी भी टाइम पे अच्छा नहीं बात नहीं है, सच्चाई हमेशा सामने आना ही चाहिए। अब क्या है ना, मैटर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं भी समझ सकता हूँ, आप लोग भी समझ रहे हैं। देखो क्या होता है मुझे भी नहीं पता क्या होगा। अच्छा सर, द ऑर्डर सो फॉर्म्ड बाय NCLT कुड असिस्ट इन रिजॉल्विंग अ सिचुएशन। ठीक है, तो कंपनी लेवल में जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कुछ करप्शन क्रिएट होते हैं, इस तरह का जो भी प्रॉब्लम, उसको सिचुएशंस को रिजॉल्व करना, रेक्टिफाइंग ए रॉन्ग डन बाय एनी कॉर्पोरेट। पॉइंट टू बी नोटेड सर, मैं अभी एक कंट्रोवर्शियल इशू को उठाया था, ज्ञानवापी मस्जिद का बात कर रहा था। बेसिकली रेक्टिफाइंग ए रॉन्ग डन बाय एनी कॉर्पोरेट और लिवाइंग पेनल्टीज एंड कॉस्ट एंड माइट ऑल्टर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। बात वही हो गया, अगर कभी भी किसी ने कोई गलती करेगा तो वो गलती तो सुधारना पड़ेगा सर। जैसे अकाउंटिंग में आप लोग एक चीज जानते होंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जब तक आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं करते हो ना, जैसे अकाउंट्स आगे नहीं बढ़ पाता। मेरा पर्सनल मानना वही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हर
हर मैटर में जरूरी है सर, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो आस्था हो, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जरूरी है, नहीं तो कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ेगा, रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा सर। क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पुराने टाइम पे गलती करते हो तो गलती सुधारना तो आज नहीं तो कल पड़ेगा, इसको बोलते हैं यू हैव टू पे योर ड्यूज, यू हैव टू क्लियर योर ड्यूज। ड्यू क्लियर बिना बिना ड्यू क्लियर करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं सर, तो ड्यू क्लियर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे नहीं नहीं उसको भूल जाओ, अब किसी भी चीज को भूल जाओगे तो फिर लॉ का क्या मतलब है, जो भी हो। बात एक्चुअली किसी का मानना नहीं वो बहुत पुराना मैटर है, अभी को तो 1947 का भारत का बात है, ठीक है। अब क्या है ना, इसी को लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी है। ड्यूटीज और प्रिविलेज ऑफ कंसर्न पार्टीज, ठीक है। अब कंपनी पे आ जाओ सर। अभी the tribunal is not required to adhere the serve rules with respect to the appreciation of any evidence of procedural law। एनसीएलटी का मेजर फंक्शंस क्या है, फटाफट एक बार सुन लो। जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, the new companies act 2013 has enabled questioning the legitimacy of companies because of specific procedural errors during incorporation and registrations। Point to be noted sir, NCLT has been empowered in taking several steps from cancelling the registration of a company to dissolving any company। किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना, किसी को डिसॉल्व कर देना, ये सभी चीज कर सकता है। क्यों? अगर एनसीएलटी देखते कि भाई इसने झूठ के आधार पे कंपनी को बनाया था, झूठ के आधार पे। आप कोई भी झूठ के आधार पे कोई भी काम नहीं कर सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो समाज व्यवस्था हो, चाहे वो आस्था का मैटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी चीज झूठ के आधार पे बनेगा उसको कैंसिल करने का ताकत हर एक हाईएस्ट अथॉरिटी को है, तभी वो लॉ कहलाता। The tribunal could never ever even render the liability or charge of member to unlimited। कंपनी लॉ कहता है सर, एनसीएलटी कहता है कि अगर किसी मैटर में झूठ मूठ का कुछ रॉन्ग मैटर में एरर बना के आप कुछ भी गलती करते हो और उसका जो भी आप मेंबर्स के ऊपर जो भी मैटर आता है, तो बेसिकली जो कंपनी का मेंबर बनता है उनके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी लगा दिया जाएगा। विद दिस अप्रोच एनसीएलटी कैन डीरजिस्टर एनी कंपनी इन स्पेसिफिक सिचुएशंस when the registration certificate has been obtained by wrongful manner or illegal means। Point to be noted sir, ये तो एक सिंपल कंपनी का मैटर है, कितने सारे मैटर में ये सेम फॉर्मूला यूज होना चाहिए अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये रहा कंपनी रजिस्ट्रेशन के मैटर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के मैटर में भी शेयर ट्रांसफर मतलब मालिकाना ट्रांसफर कर देना, ठीक है। NCLT is also empowered to hear grievances of rejection of companies in transferring shares and securities and under section 58-59 of the act which were at the outest under the purview of the company law board, जो पुराने टाइम पे था CLB का 1956 में। Going back to Companies Act 1956, the resolution available for rejection of transmission of transfer were limited only to the shares and debentures of a company, but as of now the prospect has been raised under Companies Act 2013 and now covers all the securities which are issued by any company। That means जरूरत पड़ने से शेयर ट्रांसफर के मैटर पे भी ग्रीवेंस प्रोसीजर लगा सकते हैं कि ट्रांसफर सही तरह से हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मतलब आज कंपनी का मालिकाना ओनरशिप आपके पास है, कुछ शेयर होल्डिंग है, कुछ स्टेक है, किसी और के पास जा रहा है, क्या वो इलीगल ट्रांसफर हो रहा है, क्या वो मैनिपुलेशन हो रहा है, एनी काइंड ऑफ जो कंपनीज एक्ट को वायलेट करता है, तो उसमें भी मैटर को एम्पावर करने का ताकत किसके पास है, एनसीएलटी के पास है। डिपॉजिट्स के बारे में सर, व्हाट इज डिपॉजिट्स, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट में रिसेंट एंड में एक चैप्टर भी है जो मैंने आप लोगों को कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा के रखा सर, ठीक है। डिपॉजिट्स अंडर कंपनीज एक्ट, बहुत बार मैंने आपको ये जो आपका कंपनी शेयर क्या बोलते हैं शेयर एंड डिवेंचर्स के अंदर क्या बताते बताते मैंने डिपॉजिट्स के बारे में बात किया सर सेक्शन का, ठीक है। डिपॉजिट बेसिकली जैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट रखते हैं ऐसा कंपनी डिपॉजिट्स भी होते हैं। सीडीज, बहुत बार मैं सीडीज चिल्लाता था कंपनी लॉ क्लास में। तो चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट डील्स विद द डिपॉजिट एंड वाज नोटिफाइड सेवरल टाइम्स इन 2014 and company law board was the prime authority for taking up the cases under the said chapter। Now such powers under chapter 5 of the act has vested with NCLT। जो पुराने कंपनी लॉ में था, कंपनी लॉ बोर्ड में था, उसी को एनसीएलटी में दिया गया। इसका मतलब सिंपल है, अगर आप कंपनी को डिपॉजिट रखते हो, ठीक है, कंपनी आपका डिपॉजिट को लेके मार्केट में बिजनेस करता है, आपको इंटरेस्ट देने का वादा करता है,
अगर आपके साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी होता है तो आप एनसीएलटी में जा सकते हो। were they notified prior to the inception of the NCLT. Unhappy depositors how have a remedy of class action suit of seeking remedy for the omissions and acts on part of the company that impacts their rights as depositors. ठीक है, तो जो कंपनी को डिपॉजिट रख देता है, जो कंपनी में डिपॉजिट रखता है, उनका भी राइट देखने का ताकत, या उनके साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है उनको कहीं तो जाना चाहिए उनका ग्रीवेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो सोल्यूशंस मिलता है यहाँ। ठीक है, पावर टू इन्वेस्टिगेशन। सर पावर टू इन्वेस्टिगेशन, क्या आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो एनसीएलटी के थ्रू से? एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इन्वेस्टिगेशन अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी कुड बी ऑर्डर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ 100 मेंबर्स। अगर 100 मेंबर्स ऑर्डर देता है, साइन करते हैं, पिटिशन करता है, पहले तो प्रीवियसली एप्लीकेशन था 200 मेंबर का, उसको चेंज करके 2013 में 100 मेंबर किया गया। इफ ए पर्सन हु इज नॉट रिलेटेड टू ए कंपनी, अगर कोई कंपनी के साथ रिलेटेड नहीं है and is able to persuade NCLT about the presence of conditions for ordering an investigation, अगर कोई बाहर का लोग भी NCLT को बताते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो भी NCLT के पास पावर है फॉर ऑर्डरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। एन इन्वेस्टिगेशन विच इज, हाँ ऑब्वियसली कुछ जरूर कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ मतलब होना चाहिए, बिना बात का इन्वेस्टिगेशन तो नहीं होना चाहिए, बट अगर कुछ बाहर से भी खबर मिलता है तो भी NCLT कंपनी में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। An investigation which is ordered by the NCLT could be conducted within India or anywhere in the world. The provisions are drafted for offering and seeking help from the courts and investigation agencies and foreign countries. उनका भी हेल्प वो ले सकता है। ठीक है, तो एनसीएलटी के पास बहुत सारा पावर है सर, कि कंपनी भारत में बिजनेस तो कर रहा है, बट किस तरह से कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहां से कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। फ्रीजिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी, जरूरत पड़ने से कंपनी एसेट्स को फ्रीज कर देता है। NCLT is not just important to freezing the assets of a company for using them at the latter stage. When such company comes under the investigation or scrutiny, such investigation could also order the request of other specific conditions. ठीक है, इतना पावर है NCLT का। Sir, converting a public limited company into a private company. Section 13 to 18 of the Companies Act 2013 read with rules control the conversion of public limited company into the private limited company. ये एक्चुअली कैसे होता है इसके बारे में अकाउंट्स में भी एक कॉन्सेप्ट चलता है, और आज शाम को मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, वो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज है ना सर, उसमें पब्लिक लिमिटेड को प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी कन्वर्जन के बारे में एक चैप्टर आता है सर, वहां पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूंगा। Such conversion needs an erstwhile confirmation from the NCLT. NCLT has the power under section 459 of the Act for imposing specific condition or restriction and might subject granting approval of such conditions. तो सर कंपनी प्राइवेट से पब्लिक जाएगा, पब्लिक से प्राइवेट आएगा, ये ईच एंड एवरी मैटर इज आल्सो कम्स अंडर द परव्यू ऑफ एनसीएलटी। तो ये है ट्राइब्यूनल का एरिया। समझ में आ रहा है सर? हेलो, आपको मैंने केस लॉ बताया, आपको मैंने एनसीएलटी के बारे में भी बताया, ठीक है, और आपको मैंने एनसीएलटी का पावर भी बताया। ठीक है, किस तरह से इसका पावर है। अब इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर अगर जाएंगे हम लोग, पेज नंबर क्या रहेगा, कोई मुझे बता सकते हो सर पेज नंबर इंस्टीट्यूट के मैट में एनसीएलटी ट्राइब्यूनल्स का, लेसन 10 तो 12। अगर किसी का कोई भी चैप्टर मिस है या क्लास नहीं कर पाया था सर, मेरे को बोलना, मैं आपको सारा लिंक एक साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये देखो सर ट्राइब्यूनल पूरा देखो सर, बैकग्राउंड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीएलटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनसीएलटी का कॉन्स्टिट्यूशंस, पावर एक्सरसाइज ऑफ एनसीएलटी, कॉन्स्टिट्यूशन, एपुलेट ट्राइब्यूनल, बेंचेस ऑफ ट्राइब्यूनल, ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। ठीक है, यही सब चीज़ यहाँ पर है। आप लोग एक बार डिटेल्स में, अच्छा देखो कॉन्सेप्ट तो आपको मिल गया, यहाँ पर थोड़ा कुछ डिटेल्स केस स्टडीज वगैरह आपको मिलेगा। मैं बस आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसके रिगार्डिंग आपके स्कैनर में जाओ, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वहाँ से एक बार देखो, अगर आपको कोई डाउट लगता है ठीक है आप मुझे पूछो। ठीक है सर, ठीक है सर, स्कैनर तो आप सभी के पास है, मुझे जितना पता है, मैं बहुत दिन पहले ही बोल दिया था। तो आप अपने अपने स्कैनर में जाके जो भी पुराना क्वेश्चंस वगैरह आया है यहाँ से आप एक बार देखो, उसको देख के आपको अगर जो भी क्वेश्चन है उसको रेडी करो लिख के और रेडी हो जाओ। अच्छा, मेरे को संपद ने पूछा था कि सर कैसे रेडी होना एग्जाम के लिए। हाँ संपद, सही तो? हाँ सर। ठीक है, चलो सर, चलो सर 5 मिनट बताएंगे, ध्यान से सुनना एग्जाम के लिए कैसे रेडी होना है। रोशनी, नील, सॉरी नील बोल रहे हैं, स्नेहेश, अभिषेक,
सर आप लोग सुन पा रहे हैं ना? है दादा। सर एग्जाम के लिए अभी आप लोगों को खुद का क्रैश कोर्सेज चालू कर देना चाहिए, ठीक है? तो कैसे क्रैश कोर्स करोगे एग्जाम से लिए रेडी होने के लिए? क्या है, देखो इतना दिन जो भी रेगुलर क्लास के साथ कनेक्टेड हो, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट लिए है आपने, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस किए, ठीक है, और आपने हर एक चीज के साथ अगर कनेक्टेड रहो है ना, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा प्रिपरेशन लेना। लेकिन अगर आप क्लास का पढ़ाई घर पे बाद में रिवाइज नहीं किए तो आपका दिक्कत थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा जरूर बढ़ जाएगा। तो जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आपको मैं बताऊं कि आप कैसे जूरिस्प्रूडेंस को रेडी करोगे, सिमिलर पैरामीटर में बाकी हर एक सब्जेक्ट आप रेडी कर सकते हो। कैसे करना है सर? सबसे पहले तो आपके पास 2-3 चीजें हैं सर। जब से क्लासेस ऑनलाइन चल रहा है, एक चीज है कि हर सब क्लासेस का रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग आपके पास अगर है, आप रिकॉर्डिंग को स्पीड अप करके रिवाइज कर सकते हो, स्पेशली अगर कोई चैप्टर आपका मिस है या आप कॉन्सेप्ट भूल गए, ठीक है? अच्छा, रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि कान में लगा के सुनने से आपको चैप्टर का एक रिवाइज हो जाता है। फिर आप आईसीएसआई के मैट के अंदर जाके एक बार गो थ्रू करो क्या क्या आया है, या फिर आप स्कैनर में जाके क्वेश्चंस गो थ्रू करो कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। जिसमें मैंने अलग से नोट्स या मैट दिया, वो नोट्स और मैट के अंदर जो भी क्वेश्चंस है उसे भी प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो आईसीएसआई का स्कैनर का क्वेश्चन या आईसीएसआई के इंस्टीट्यूट के मैट के क्वेश्चंस में क्या क्या रहा है उसको गो थ्रू करना, नोट्स और मैट को गो थ्रू करना। अच्छा, रिवाइज करने के लिए आप 2 चीज अपना सकते हो। एक, आपके पास समरी नोट्स भी होता है, देखिएगा मैं बहुत चैप्टर का समरी नोट्स भी आपको देके रखा, ठीक है? और एक होता है फुल लेंथ रिवाइज। तो फुल लेंथ रिवाइज के लिए मैं आपको वीडियो देखने के लिए बोलूंगा कि आप फुल कवर कर लो सिलेबस का, जो भी चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया गया वो चैप्टर वाइज आप रिवाइज करो, फिर समरी नोट से आप उसको पॉइंट वाइज रिवाइज करो, ठीक है? फिर अपने कॉपी में ना समरी नोट्स में जो है उसको एक बार पॉइंट आउट करते जाओ कि भाई ये पॉइंट हमें हर चैप्टर वाइज मुझे ये सब पॉइंट रेडी रखना है, ठीक है? और फिर आप क्वेश्चन आंसर के लिए आईसीएसआई के मैट, स्कैनर और जो भी पास्ट क्वेश्चन जहां से भी आपको मिल रहा है, और जो भी अलग से मैंने जो क्वेश्चन आंसर आपको दिया अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, जो भी जहां भी मैंने दिया, ठीक है, अब उसे भी रेडी कराना। जैसे कंपनी लॉ में मैं दिया, इनकम टैक्स में दिया, ठीक है, मतलब बेसिकली टैक्स लॉज में, ठीक है, और जूरिस्प्रूडेंस और सेटिंग आपके केस में आप स्कैनर से क्वेश्चंस को देखें, ठीक है, और जहां जहां मैंने शॉर्ट नोट्स दिया वो शॉर्ट नोट्स को भी देखें, और इंस्टीट्यूट के मैट को एक बार जरूर गो थ्रू करें। समझ में आ रहा है सर कैसे करना है? मतलब 2-3 चीज, पहले रिवाइज करना, फिर समरी नोट्स रेडी करना, और समरी नोट्स रेडी करने के टाइम पे समरी पॉइंट आउट करना अपनी कॉपी में कि भाई मैंने ये चीज पढ़ा और इस यहाँ से मुझे मेन ये सब टॉपिक याद रखना पड़ेगा, ठीक है? जो आपको टॉपिक वाइज समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ना, ये अगर आप कंटेंट देखते हो, जैसे सोर्स ऑफ लॉ, मेन पॉइंट क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, रिलेवेंस ऑफ लॉ, जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल के अंदर डिफरेंस, स्कूल ऑफ अलग अलग लॉ, मतलब लॉयर्स का थ्योरी, ठीक है, और जो अलग अलग स्पेशल टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स, ठीक है? तो ये मेन चीजें हैं जो आपको पढ़ाया भी गया है और आपको थोड़ा याद भी रखना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के काफी डिटेल्स क्लासेस दिया, स्टैट्यूट्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है, हर चीज में आपको नॉलेज मिला है। तो आपको क्या करना है, जो भी मेन पॉइंट्स है या जो भी क्वेश्चन यहाँ से आया है, आप उस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करें, और उस क्वेश्चन को गो थ्रू करते हुए समरी नोट्स के अंदर भी आपको मेन पॉइंट मिल जाता है। तो मेन पॉइंट याद रहेगा तो एग्जाम में क्या होगा सर, आपको ना लिखने के टाइम पे अगर उसका मतलब पता है ना कि ये लॉ क्यों है, किस लिए है, हाँ, अगर कोई डेफिनेशन है यू कांट चेंज इट, अगर कोई सेक्शन है यू कांट चेंज इट, बट अगर कहीं पर आपको थोड़ा सा केस लॉ लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, आप मैटर को जानते हो ना कि ये लॉ किस लिए है, आप आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि लॉ किस लिए बना है, तो फिर आप आंसर लिखने के टाइम पे आपका पेन रुक जाएगा, ठीक है? तो डेफिनेशन सेक्शंस के केस में मैं कोई एडजस्टमेंट तो करने के लिए मना करूंगा, बिकॉज डेफिनेशंस मतलब कॉपी बुक होना चाहिए, ठीक है? सेक्शन, गलत सेक्शन, डोंट राइट रॉन्ग सेक्शन। सेक्शंस अगर पता नहीं होगा तो जस्ट राइट रेलिवेंट सेक्शन। जैसे ये बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी रेलिवेंट सेक्शन फिर भी। हाँ बोलो। স্যার আপনি যদি স্ক্রিন শেয়ার করেন কিছু লিখছিলেন? ओहो, सॉरी, तब से बोले जा रहा हूँ मैं, आप लोग अभी बोल रहे हो। सॉरी। अच्छा देखो, पहले बोलेगा तो मैं तो शुरू से लिख रहा हूँ। না স্যার তখন বুঝতে পারিনি যে আমার ফোনে হাফ কেটে রয়েছে, তাই তারপর দেখলাম পেনটা দেখা যাচ্ছে, আমি নড়ছি, পেনটা এখানে জিজ্ঞেস করলাম। शुरू से लिख रहा हूँ, आप लोग कोई तो बोलो सर लिख रहे क्या? ओहो,
अच्छा, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जैसे सेक्शंस वगैरह या एक्ट का साल वगैरह गलत मत लिखना, ठीक है। अगर पता नहीं है तो रेलिवेंट एक्ट या रेलिवेंट सेक्शन लिखना। क्या लिखना? रेलिवेंट एक्ट और रेलिवेंट सेक्शन। मतलब अगर भूल जाते हो तो कोशिश क्या करना है, कोशिश नहीं 100% यही ट्राई करना है कि आप सही लिख के आओ, तभी मार्क्स दिया जाता है। लेकिन गलत मत लिखना, नंबर काट लेगा, ठीक है। मतलब लिमिटेशन एक्ट को 63 की जगह अगर आप 65 कर दोगे तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग अप्रोच है ना। रेलिवेंट एक्ट लिखना सही रहेगा फिर भी। ईच एंड एवरी মানে যে एक्ट, তোমার লিমিটেশন তোমার যে লিমিটেশন অ্যাক্ট কথাটা লিখবো না, তোমার শুধু রিলিভেন্ট অ্যাক্ট লিখে দেবো, नहीं लिमिटेशन एक्ट तो जरूर लिखना है, रेलिवेंट साले एक्ट। कर दो। हाँ हाँ, साल को हाँ रेलिवेंट ईयर, ठीक है, ऑन दैट रेलिवेंट ईयर, इस तरह का। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जब भूलोगे तब रॉन्ग मत लिखना, ठीक है। बट ये बहुत ही रेयर होना चाहिए, वेरी रेयर होना चाहिए। सेक्शंस गलत मत लिखना, हाँ सेक्शन पता नहीं है, भूल गए तो सेक्शंस को क्या करना है, रेलिवेंट सेक्शन लिखना है, बट रॉन्ग सेक्शन मत लिखना। ये बात बार बार बोलूंगा। ईच एंड एवरी चैप्टर को पहले आप देख लो कि स्कैनर से कि क्या क्या क्वेश्चंस आया है ईच एंड एवरी ईयर में। और रिसेंटली इंस्टीट्यूट का कुछ क्वेश्चंस का सेट है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड में भी एक दो में किया और कुछ और कर देता हूँ सर। अब वो भी प्रैक्टिस करो, देख लो कि किस तरह का क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है। पुराना क्वेश्चंस भी गो थ्रू करो, न्यू क्वेश्चंस भी मैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग उसे भी गो थ्रू करो, ठीक है। और उससे पहले चैप्टर वाइज कान में लगा के सुन लिया करो, ठीक है। क्या होगा, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद समरी नोट्स फॉलो करो, फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो। और फिर जो समरी बनाओगे ना खुद से कॉपी में ना, एक कॉपी बनाना सर, ठीक है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स का छोटा छोटा डायरी बना लेना। और हर चैप्टर में जो भी पॉइंट पढ़ोगे ना क्वेश्चन आंसर का, उस क्वेश्चन में क्या क्या मेन मेन पॉइंट आपको उठाना चाहिए जो मेनली चैप्टर का समरी है बेसिकली। समझ में आपको आ रहा है ना बात? हेलो, ईच एंड एवरी चैप्टर का, जैसे टैक्स लॉज में, कंपनी लॉ में, आप देखना चैप्टर का समरी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चैप्टर समरी में आप जो भी समरी है ना वो पॉइंट आपको याद रखना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा। तो चैप्टर समरी बनाओ, खुद का नोट्स बनाओ, खुद का एक कॉपी बनाओ जहां पर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करने के टाइम पे मेन मेन पॉइंट सेक्शंस, मेन सेक्शंस को तो बिल्कुल गलत मत लिखना, मेन सेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन अगर फिर भी भूल जाते हो गलत मत लिखना, छोड़ देना, मेन सेक्शन ही लिखना। गलत सेक्शन, गलत सबसेक्शन, गलत क्लॉज डोंट राइट। जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे तभी लिखना, अदरवाइज मत लिखना। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर कोई चैप्टर भूल गए तो पहले जैसे अगर मानो कॉन्स्टिट्यूशन, ईच एंड एवरी पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप एक बार देख लेते हो, फिर उसके बारे में जो भी सवाल है क्वेश्चंस देख लो स्कैनर से, इंस्टीट्यूट मैथ से, फिर उसके हिसाब से रेडी करो। कोई कहीं से भी सवाल हो सकता है। समझ में आया सर? और क्या, यही तो प्रिपरेशन करने के लिए, और क्या, बचपन से तो करे आ रहे हो एग्जाम प्रिपरेशन। हाँ, एग्जाम प्रिपरेशन तो बचपन से करे जा रहे हो। तो एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए ये बहुत ही पुराना बात है, इसके बारे में नया कुछ नहीं है। जैसे कि बचपन में क्लास 10th में करते थे, 12th में करते थे, कॉलेज में किए होंगे, सिमिलर वे में करना, ठीक है। जिसमें আচ্ছা लेकिन ওইগুলো हाँ एक बात, हाँ बोल, हाँ बोलो। ওইগুলো স্যার একটু সোজা ছিল। नहीं सोजा, बात सोजा या कठिन का नहीं है। देख प्रोफेशनल बन रहे हो तो तब उम्र भी थोड़ा कम ही था ना, जब जब वो सीधा मतलब इजी लग रहा था तब तुम्हारा एज भी कम था, उस टाइम पे वो टफ हुआ करता था। अब तुम बड़े हो गए হ্যাঁ तो अभी স্যার, 10th इजी लग रहा है, ऐसा बात थोड़ी है संपौध, हाँ। হ্যাঁ স্যার। जब तुम 15-16 के थे तब तुम 10th दे रहे थे, तो 10th के टाइम पे तुम्हारा एज उस हिसाब से छोटा ही था, तुम्हारे लिए 10th भी तब बहुत महंगा लग रहा था। तो अभी समय के साथ तुम्हारा एज भी बढ़ा है, मैच्योरिटी बढ़ा है, तो अपना मैच्योरिटी को यूज करो कि कोई भी क्वेश्चंस को लिखने के लिए। और एक चीज भूलना नहीं है, बिकॉज आप प्रोफेशनल बनोगे तो प्रोफेशनल वे में आपको क्या करना चाहिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट होना चाहिए, आपका लिखना क्लियर कट होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर जितना कम हो सके उतना अच्छा होना चाहिए, है ना। जिसका इंग्लिश वीक है उनके लिए बोलूंगा कि कोशिश करना सर ग्रामेटिकल एरर कम करने का, क्योंकि एक मतलब गलत हो जाएगा। ग्रामेटिकल एरर से प्रॉब्लम है कि आप जो लिख रहे हो उसका मतलब गलत हो जाएगा। ये बेसिकली उनके लिए है जिनका इंग्लिश वीक है, जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूंगा, दे नो हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, ग्रामर को कैसे फॉलो करना है। আসলে আমারই हाँ ठीक है, मैं जनरली बोल रहा हूँ, अब जिसके लिए जो एप्लीकेबल है वो अपने अपने हिसाब से सोच लेगा, ठीक है। जिसका इंग्लिश वीक है उनको एक ही चीज बोलूंगा सर, वो क्वेश्चंस को एक की जगह 4 बार लिखें,
प्रैक्टिस करने के टाइम पे। जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है वो अगर 2 बार ज्यादा लिखे, क्योंकि एग्जाम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को, क्या बोलो तो, टाइम मैनेजमेंट। हाँ रोशनी, यही प्रॉब्लम आता है ना एग्जाम में, है दादा। टाइम मैनेजमेंट इज द बिग इशू सर। इसके लिए क्या है, आपका हाथ का स्पीड बढ़ना चाहिए। और स्पीड का मतलब ये नहीं कि आपका हैंडराइटिंग इतना खराब हो जाए कि एग्जामिनर समझ ही ना पाए, ऐसा नहीं है ना। और जरूरत पड़ने से थोड़ा बड़ा लिखना ताकि समझ में आ जाए। छोटा लिखने से क्या होता है ना, समझना दिक्कत हो जाएगा तो एग्जामिनर ना देखेगा नहीं पूरा पेपर और एक एवरेज मार्क्स बैठा देगा या जरूरत पड़ने से काट देगा। तो लिखने के टाइम पे जो वर्ड लेटर है ना उसको थोड़ा बड़ा लिखना। इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प हो सकता है अगर किसी का हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। ये सब कुछ बेसिक बात है, ठीक है। मैं भी ऐसा फॉलो करता था, जब मेरा हैंड राइटिंग खराब था मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता था। इसमें क्या होता था भाई, हाँ कम से कम ए लिखा है कि बी लिखा है समझ में आ जाए। ये सब कुछ बेसिक चीजों का ध्यान देना और लिख 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 के प्रैक्टिस, जो मैं शुरू से बोले जा रहा हूँ कि ईच एंड एवरी चीज लिख लिख के प्रैक्टिस, लिख के करोगे याद रहेगा, ठीक है। कहते हैं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको अगर आप एक बार पढ़ सुन रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी क्लास में सुना, आपको समझ में आ गया। दूसरा काम क्या होता है जानते हो, जो आपने सुना अब उसको लिख लो। तीसरा काम क्या होता है बोलो तो, जो आपने मतलब सुन लिया, लिख लिया, याद भी कर लिया, अब आगे का क्या काम है, किसी को सुना दो। मतलब जैसे मैं क्या करता था बचपन में, मैं अपना कहानी बता रहा हूँ, आप लोग भी करते होंगे। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स इतना एडुकेटेड नहीं था सर, तो उनको कुछ भी समझाओ तो कोई मतलब ही नहीं है। पापा समय नहीं दे पाता था, माँ को कुछ समझ में आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता। तो मैं मेरे सिस्टर को पकड़ता था, मैं उनको बोलता था कि तेरे को कुछ समझने का जरूरत नहीं है, वो मेरे से 4 साल छोटा है। तो मैं उसको बोलता था तू बस पकड़ के रख, बंगाली में लिखा है सब कुछ, मैंने सही बोला कि नहीं वो बाद में मैच करा लेना। या फिर मैंने उसको स्टैचू की तरह बिठा देता था, हमें तू चुपचाप सुन, मैं बोलते जाऊंगा, तेरे को समझने का जरूरत नहीं है, बाद में मैं खुद ही मैच कर लेता। लेकिन ऐसा होता है ना, किसी को सामने बैठ के सुना दो तो याद रहेगा, मतलब ऐसा कि उसको समझा दो, सुना दो मतलब उसको समझा दो। मैं उसको जबरदस्ती समझाता था, ये हुआ है वो हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है। तो तुम जो भी पढ़ रहे हो ना उसको समझाओ, एक स्टोरी बना के अपने माँ को समझाओ, अपने पापा को समझाओ, जो सुनने का तुम्हारा बात, कि देखो भाई मैंने आज का ये लॉ पढ़ा और ये लॉ ये काम में आता है। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है सर? जैसे टेक्निक ऑफ रिमेम्बरिंग, आप जो भी कॉन्सेप्ट, जैसे मानो कि आज आपने क्या पढ़ा, एनसीएलटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ट्राइब्यूनल पढ़ा, आपको क्या करना है घर में, जो जो भी आपके साथ जिनका भी बनता है अच्छा, आप उनको बोलो कि आज मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा। आप बेसिकली कुछ नहीं करना है, उसको ये कहानी सुना दो, एनसीएलटी ऐसे काम करता है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एनसीएलटी छप जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ के ही सुना दो, भाई देखो ये सवाल किया है मैंने, ये लिखा। अगर माँ पापा एडुकेटेड है तो उनसे चेक भी करा लो कि ये इस तरह से लिखा, खुद से चेक कर लो। जरूरत पड़ने से मुझे पूछो सर ये यहाँ पर ऐसा हुआ है, ठीक लिखा कि नहीं लिखा, आप देख के बताओ, ठीक है सर। बस ऐसा ही करना चाहिए। संपत बोल। है बस ऐसे ही प्रिपरेशन होना चाहिए, और क्या, और कोई खास बात थोड़ी है। प्रिपरेशन सीएस का हो, सीए का हो या यूपीएससी का हो, इसी तरह से आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए तो हो जाएगा, ठीक है। घर पे হ্যাঁ पढ़ते স্যার। रहो, ঠিক है। जो भी 2 एक কিন্তু टॉपिक আমার इधर उधर, हाँ बोलो। আমার তো স্যার মানে সবকটা সাবজেক্টের তো স্যার পুরোপুরি সিলেবাস শেষ হয়নি, हम्म, আর কিছু কিছু চ্যাপ্টার হয়েছে। তাহলে স্যার এখন আর স্যার নতুন করে কিছু চ্যাপ্টার কি পড়বো নাকি স্যার ওই মানে ওইগুলোকে রিভিশন করে নেবো? जो हुआ है उसी को रिवाइज करो, और जो 2 4 इधर उधर थोड़ा बहुत बचा कुचा है, मैं तो क्लास दे रहा हूँ उस क्लास में कर लो। बाकी जितना हुआ है उसी को रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट सारा लेक्चर्स का ले लो ना, वीडियो तो सारा लेक्चर्स का मिल ही जाएगा, হ্যাঁ স্যার। ठीक है। कॉन्सेप्ट ले लो। কনসেপ্টটা মাথায় আছে, हम्म, মানে স্যার কোনো একটা কনসেপ্ট তুলিনি স্যার, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমার তো ইংলিশটা উইক তো স্যার, এবার ইংলিশটা দিয়ে মানে জিনিসটা যে লেখা ওইগুলো স্যার না পড়লে তো মোটামুটি আমি করতে পারবো না। এটা স্যার ठीक ওইগুলোর है, জন্যই প্রবলেম ठीक হবে। है। আর ओवरऑल যেগুলো স্যার ओवरऑल সেগুলো मने আছে ठीक है, টুকটাক। ओवरऑल सभी चैप्टर्स को देखो ना कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछा है, सभी चैप्टर्स को करते जाओ। मतलब ऐसा नहीं আচ্ছা कि ওটাই করছি স্যার এখন। सिलेक्टिव मत करो, सिलेक्टिव मत बनो कि ये चैप्टर करेंगे वो चैप्टर करेंगे, सिलेक्टिव मत बनो, सभी चैप्टर पढ़ते जाना, ঠিক আছে স্যার। ठीक है। अभिषेक हो जाएगा सर? আচ্ছা, ওই কোম্পানি লয় স্যার ওই আগের দিনের চ্যাপ্টারটা পাঠাননি এখন। पढ़ा नहीं, अच्छा पाठिए দিচ্ছি। আচ্ছা মেসেজ করেছিলাম ভুলে গেছি। অভিষেক বল, কিছু বলছিস?
না স্যার ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ওই কিভাবে তুইও প্রিপারেশন নিতে পারিস, সবাইকেই বললাম। স্যার তার কোম্পানিটা পাঠিয়ে দেবেন না স্যার? বলছেন স্যার যেটা আপনি বলছেন যে ক্লাসগুলো একসাথে করে দেবো যেটা আপনি বলেছিলেন, সবই ওটা স্যার সব ক্লাস একসাথে করে ট্যাক্সের একটু পাঠিয়ে দিতে পারলে ভালো হয় স্যার। পাঠিয়ে দেবো, আজকে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ট্যাক্সের একটু পাঠিয়ে দেবেন তাহলে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, রাখছি ঠিক স্যার। আছে, আচ্ছা।